विशाल शर्मा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ही हमारा बेस रहेगा और इसमें हम लोग कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, उनकी बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे, उनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपका बेस होना, इसमें क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि 9th क्लास में हमने जो केमिस्ट्री करी है वो 10th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको 10th क्लास समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए आप मेरी 9th की वीडियोस देख सकते हैं, वो डली हुई है। केमिस्ट्री के फर्स्ट सेकंड लेसन, थर्ड लेसन भी है, तो वो देखकर अगर आप ये देखेंगे तो आपको फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। क्योंकि जनरली बच्चे ये कहते हैं कि ये वाला टॉपिक नहीं समझ आ रहा, क्योंकि उनका बेस ही क्लियर नहीं होता। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता, एटॉमिक मास नहीं पता, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे, तो बॉन्डिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हम बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और जबकि हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग जो है वो 9th में कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग भी सीखेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ आप 9th की वीडियोस देखिएगा, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में सबसे पहले जो एनसीईआरटी में भी टेबल दिया हुआ है, वो पहला एक दिया हुआ है कि थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ मेटल, जो मेटल की बनी होती हैं। ठीक है, फिर दूसरा कॉलम है कि थिंग्स मेड ऑफ द ग्लास, जो ग्लास की बनी होती हैं। और तीसरा जो कॉलम है वो है अदर्स का। देखो, इस पर मेटल की बनी होती है, कोई भी चीज़ लिख सकते हो, वायर्स लिख सकते हो, यूटेंसिल्स लिख सकते हो, ठीक है, और ज्वेलरी लिख सकते हो, ये सब मेटल्स की बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास की होती है, इसमें भी आपके जो घर के जो यूटेंसिल, वो जो क्रॉकरी है सारी, वो इसमें आ जाती है। ठीक है, और कांच का डेकोरेटिव मटेरियल आ जाता है, ये सब चीज़ें इसमें हो गई, ग्लास पे हो गई। ठीक है, अदर्स में अगर हम देखें तो अदर्स में हमारे पास जैसे पेपर आ गया, ठीक है, वुड आ गया, कोल आ गया। ठीक, अब आप इसको देखिए कि अगर हम मेटल्स को बर्न करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट सो इजी टू बर्न दिस। ग्लास भी है, ठीक है, उस पर भी ऐसा होता है कि बनता तो वो गर्म करके ही है, बहुत हाई टेम्परेचर पे सिलिका को गर्म किया जाता है, तब ग्लास बनता है। फिर अदर्स में देखिए चीज़ें, जैसे पेपर है वो भी एकदम जल जाता है, वुड जल जाती है, कोल जल जाती है। तो हम ये देखेंगे कि जो ये वाला हमारा कॉलम है वो जनरली कार्बन की चीज़ों से बना है। ठीक है, तो ये वाला क्या है कॉलम, ये क्या बना है, कार्बन से बना है। कार्बन आपको मालूम है कि इतना ज़्यादा भी प्रिवेलेंट नहीं है, बट कार्बन के कंपाउंड्स बहुत बनते हैं। कार्बन एटमॉस्फेयर में 0.03% है, और उसके अलावा जो अर्थ की क्रस्ट में भी कार्बन जो पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में भी जो पाया जाता है, वो अर्थ की क्रस्ट में 0.02 से लेकर 3% तक मिलता है। और जो कार्बन जो होता है वो काफ़ी मिनरल्स के फॉर्म में भी होता है, जैसे कार्बोनेट्स हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, तो कार्बन उनके फॉर्म में भी काफ़ी पाया जाता है। 0.03% जैसे हमने बोला कि एटमॉस्फेयर में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी पाया जाता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस नेचर। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्यों है कार्बन की, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो करेंगे कि कार्बन में क्या कौन सी बॉन्डिंग होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बॉन्डिंग क्या होती है। हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है। अब अनलेस आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ अ कैटायन, व्हाट इज़ एन आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हम लोगों को आयनिक बॉन्डिंग कैसे समझ में आएगी, राइट। एक इसलिए एग्जांपल देती हूँ आपको। मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो टॉपिक लिया था ना, उस पर सारी आयनिक बॉन्डिंग ढंग से एक्सप्लेन की थी। आप एनसीईआरटी के लिंक पे जाइए, मेरे चैनल के 9th क्लास को क्लिक करिए, आपके सामने सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, ठीक, सोडियम की जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 281। ठीक है, तो मतलब सोडियम को अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जैसे हीलियम की हो गई, आर्गन की हो गई, जिनके लास्ट में या तो 8 आता है या 2 होता है। ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, इनको ना इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं ना लेने पड़ते हैं। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके जैसे बनना चाहते हैं कि ना लेने में ना देने में। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, अब ये जो सोडियम है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसके लास्ट में भी स्टेबल गैस
ये स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई, ठीक है। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। और ये किस में होती है, मेटल्स में, मेटल्स में हो रही है, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ठीक, और गेन में होते हैं, राइट। अच्छा, गेन में अगर हम आ जाएं, सपोज जैसे क्लोरीन है, ओके, क्लोरीन जो है उसकी एटॉमिक नंबर 17 है और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 287। अब इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए लेने के लिए इट हैज़ टू एक्वायर वन मोर इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, 288 बन जाएगा, मतलब नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ जाएगी। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये एक नॉन मेटल है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये एक मेटल है। तो ये क्या मिलके बना, NaCl, ठीक है, जिसमें Na+ हो गया, Cl- हो गया, मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा। और क्योंकि एक दे रहा है और एक ले रहा है, एक कैटायन है और एक अनायन है, तो इस जो बॉन्डिंग को हम लोग या तो आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में हम डिटेल कर चुके हैं, बट मैंने फिर भी आपको एक बार एक जिस्ट दे दिया है। अच्छा, अब आ जाओ कार्बन पे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। तो उसमें क्या है, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और एटॉमिक नंबर है, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो है 6, ओके। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, 2,4। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, ये 4 अगर लूज कर दे तब भी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, और अगर गेन कर ले तब भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, क्योंकि अगर लूज करेगा तो ये इसके पास हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, और अगर ये गेन करेगा तो इसके पास 2,8 नियॉन की आ जाएगी, जो भी एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट ईजी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसमें काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी वजह से इट इज़ नॉट ईजी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अच्छा, अब आ जाओ गेन में, कि गेन में क्या प्रॉब्लम है। भाई गेन में ये प्रॉब्लम है कि 4 जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में वो जो एटम है वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा, मतलब ऑलरेडी उसके ऊपर इतना भार है, तो 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो उसको होल्ड कैसे करेगा, ठीक, उसको संभालना भी तो है। भाई अगर आप पतले हो बिल्कुल और आप 10 किलो से ऊपर वजन नहीं उठा सकते और आपके कोई 20 किलो का वजन आपके सर पे रख दे तो आप डगमगाओगे ना। तो सिमिलरली जो एक एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो भी, उसको होल्ड करने की भी तो एक क्षमता है या नहीं, तो उसकी कैपेसिटी के ऊपर अगर आप उसको कोई चीज़ दोगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी एबल टू। सो इन शॉर्ट, कार्बन जो है उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना भी बड़ा मुश्किल है भाई, और लेना भी बहुत मुश्किल है। तो अब वो क्या करेगा, ठीक, अब वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक। कार्बन और जो कार्बन कंपाउंड्स जो बनते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा है एलिमेंट जो कि शेयरिंग से बनाता है। तो वैसे खैर इस बॉन्डिंग को कोवेलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है, पहले तो ये ध्यान रखो। ऐसी बॉन्डिंग जिसमें कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, ओके। अच्छा, फिर ये बात है कि ये सिर्फ कार्बन में नहीं होती। आप फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में ले लो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब भी हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं या आयनिक बॉन्डिंग करते हैं, हमेशा ध्यान देना कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है, ठीक है। और ऐसे वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली दोज इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग हो चाहे वो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो। अब हमारे पास कार्बन की ये चीज़ आ गई, हम लोगों ने समझी कि उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इसी तरह जैसे हाइड्रोजन में लास्ट में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, अगर एक और कोई हाइड्रोजन आता है उसके पास भी एक है, तो अब अगर ये दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे और 2 इसके पास हो जाएंगे, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी हो गई और इसकी भी हो गई, तो ये मॉलिक्यूल बन गया H2 मॉलिक्यूल, ओके। सो दिस इज हाउ द कोवेलेंट बॉन्डिंग गोज। अभी मैं आगे और भी एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको। कार्बन के कंपाउंड्स इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि कार्बन इतना नहीं है, अर्थ क्रस्ट में भी एटमॉस्फेयर में भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके मतलब शेयर करके वो बहुत लंबी लंबी चेन्स भी बनाता है। वो प्रॉपर्टी भी मैं आपको समझाऊंगी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, वो बाद में आएगी इस चैप्टर में।
खैर फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी, राइट। अच्छा, अब है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, Cl2 मॉलिक्यूल है। अब इसकी कैसे होती है, देखो क्लोरीन के मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में भी ये था ना, क्लोरीन जो मैंने भी समझाया था। अब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है 287 है, क्योंकि 17 इसका टॉपिक नंबर है। ये चीज़ अगर किसी भी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ इसको समझिए कि एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनती है, नहीं तो मैं जो भी बोल रही हूँ दैट विल बी जस्ट वर्थलेस फॉर यू। सो प्लीज़ गो टू 9th क्लास वीडियो, 9th क्लास प्लेलिस्ट ऑफ माई चैनल, रीड इट प्रॉपरली, समझिए उसको और उसके बाद ये वीडियो देखेगा, ओके। तो क्लोरीन जो है अब उसमें 2, 2 4, 2 6 और 1 7, ठीक है, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसी तरह दूसरा जो क्लोरीन है वो भी 2 2 4 2 6 और 1 ये 7, ठीक। तो अगर हम ये देखो, ये जो बनता है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ये सिंगल बॉन्ड बनता है। ये डबल भी बन सकता है, वो जब हम मीथेन वगैरह करेंगे तो उसमें इथेन करेंगे, ब्यूटेन, प्रोपेन्स और प्रोपाइंस करेंगे तो ये समझेंगे। तो अब ये देखो, वैसे अभी के लिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये एक सिंगल बॉन्ड बनता है, ओके। अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लास्ट में 8 ही चाहते हो तो ये हो गया, ओके। अब इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 हो गया। तो इसका मतलब ये जो Cl2 मॉलिक्यूल बना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करा और इसने भी करा, उस शेयरिंग से इन दोनों की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई और एक ये मॉलिक्यूल बना Cl2, ओके। दिस इज हाउ कोवेलेंट बॉन्डिंग इज डन। अच्छा, अब नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास O2 है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 8, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2 6, राइट। अब अगर ऑक्सीजन यहाँ पर है तो इसका मतलब लास्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर ये लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। ये तो हो गई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग की बात, ठीक है। अगर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो ये कैसे होगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से अगर दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी आता है तो ये हमारे पास हो गया। अब ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गए, राइट। यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड देखा था बिकॉज इट वाज बिटवीन दी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है तो क्या हो गए, 2 डबल बॉन्ड्स हो गए। अगर आप इसको काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और इसको काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और जो मॉलिक्यूल बना वो क्या बना, O2 मॉलिक्यूल। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती कैसे है और उनके मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। अब आ गई कहानी कार्बन की। अच्छा, कार्बन जो है, मैंने जैसे ही पहले बोला कि कार्बन के इतने सारे जो कंपाउंड्स हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो किसी के साथ भी शेयरिंग कर लेता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाम सुना होगा आपने। 4 है तो टेट्रा है और C है कार्बन, तो ये बन गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन की आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है कितनी है, 2 4, तो ये कार्बन के 4 आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अच्छा, क्लोरीन में हम लोगों ने क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, ठीक। तो ये हो गया जैसे 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ठीक। इसी तरह यहाँ पे क्लोरीन जो बना, एक यहाँ पर रह गया, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। देख लो कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही मैंने अरेंज करे हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। लास्ट में 7 ही है ना, इधर भी 7 है, और ये कार्बन के जो है वो 4 है, ठीक है। अब क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड Cl, अब यहाँ पे भी एक आएगा, राइट। इसी तरह यहाँ पे भी एक आएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये इधर आ गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये वाला बन गया। तो हमारा ये जो मॉलिक्यूल बना क्या बना, CCl4। एक बार मैं फिर बना देती हूँ अगर क्लियर नहीं है तो। एक सेकंड, ये देखो ये कार्बन बीच में, ठीक। यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ क्लोरीन आ गया और यहाँ क्लोरीन आ गया। एक एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक, और ऐसे आ गया।
आई थिंक अब बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे 4 बॉन्ड्स बन गए कार्बन और उसे क्लोरीन में, तो जिसको हमने नाम दिया CCl4। ओके, अच्छा अब आप कहोगे हम लोगों ने एक सिंगल बॉन्ड वाला भी देख लिया, हमने डबल बॉन्ड वाला भी देख लिया, अब हम ट्रिपल बॉन्ड वाला देखते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7। तो पहले शेल में के शेल में 2 आ जाएंगे, ठीक है, और बच गए कितने 5, तो वो सेकंड शेल में एल शेल में आ जाएंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,5, राइट। नाउ इफ वी वांट टू मेक N2 मॉलिक्यूल तो कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन आया, ठीक, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2,5। तो हमने 5 मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स ये बीच में आ गए और 2 ऊपर चले गए, ठीक है। तो ये पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, और ये बन गया ऐसे 6 और 2 8, और ये बन गया 6 और 2 8 2। तो ये बन गया हमारा N2 मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बने हैं, तो ये हमारे हमने ये देख लिया कि एक बॉन्ड में कैसे बनता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया। फिर 2 बॉन्ड्स का कैसे बनता है उसका भी हम लोगों ने पढ़ लिया, जैसे ऑक्सीजन का था। और तीसरा हमने कि 3 बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, जो हमने नाइट्रोजन का लिया। आई होप इट्स क्लियर, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अच्छा अब हम पढ़ेंगे CH4 का, क्योंकि आज मैं इसी की प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ। वंस यू आर थॉरो विद द कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो फिर आपको आगे के चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए प्लीज़ कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लेना। अब जैसे कि आ जाओ मीथेन की हम बात कर रहे थे। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ठीक है, CH4। कार्बन सेंटर में, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, ओके। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास तो है ही एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, ठीक। तो ये हमारे पास 4 सिंगल बॉन्ड बन गए, लेकिन हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो दिस इज हाउ CH4 जो है वो इज फॉर्म्ड, ओके। तो ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं सब कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और आपको कोई भी बनाने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में, या पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज देयर इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए। अच्छा, तो ये इन्होंने डेफिनेशन है, सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 atoms are known as the covalent bonds. Covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule, but intermolecule forces are small. This gives rise to the low melting and the boiling points of these compounds. Since the electrons are shared between the atoms and no charged particles are there, they are poor conductor of electricity. देखो हमारे जो ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वो क्या होता है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने कि आयनिक बॉन्डिंग में होते हैं। तो अगर हम लोगों को आयनिक बॉन्डिंग में और कोवेलेंट बॉन्डिंग में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जाए, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला पॉइंट ये आ जाएगा। आयनिक बॉन्ड में आएगा दिस इज फॉर्म बाय द गेन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर गेन हो रहा है तो अनायन बन रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो कैटायन बन रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात ये इसी बात से ही प्रूव होती है, क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इनके कंपैरेटिवली लो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी कम है, राइट। तो इसके बाद ये है कि दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई क्योंकि आयंस हैं, हम पहले ही पढ़ रहे हैं कि इनमें आयंस हैं, कि कैटायंस हैं, अनायंस हैं, ठीक है। जब जिसमें आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? मूवमेंट ऑफ द आयंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। तो जिसमें ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो जो आयनिक बॉन्ड्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और जो
ये वाले कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स वाले जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नॉट सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि उनमें फ्री आयंस नहीं होते, फ्री आयंस इतने नहीं होते जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ तक है कि ये पूछा जा सकता है कि वाई दिस मॉलिक्यूल इज, जैसे सपोज आपको बोल दिया मीथेन इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन वाई, ठीक है। या फिर ये पूछा जा सकता है वाई दे हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कोई आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द आयनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड, वो ज़माना गया। यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, क्यों है वो उनका हाई बीपी और हाई एमपी, क्यों वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं या बैड कंडक्टर्स हैं, दैट यू शुड एक्सप्लेन, ठीक है। और वो आपको तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपको पहले वो दिमाग में जाएगा, समझ आएगा। तो प्लीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़िए। जहाँ तक मैंने करवाया है, मैंने पेज नंबर 61 तक करवा दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक आधा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। अब CO2 का फॉर्मूला क्या होगा? CO2 ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे होगा, कार्बन बीच में होगा, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, 2 हमने इधर अरेंज कर दिए, ठीक है, 2 इधर हो गए इसी तरह से, ठीक। और कार्बन के पास तो है ही 4, 2 हमने इधर लगाए, 2 इधर लगाए, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। आप काउंटिंग कर लिया करो जब भी आप कोई मॉलिक्यूल बनाते हो, तो यू काउंट दैट कि उसके 8 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, नहीं तो इसका अगर आपके 8 हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं या 2 हो रहे हैं, तो इट मीन्स द स्ट्रक्चर विच यू हैव मेड इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। दिस इज फॉर चेकिंग। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का बन गया फॉर्मूला। फिर है, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन है, ये 61 पेज में ही है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, ठीक है। जो सल्फर होता है बेसिकली आपको मालूम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 16, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 8 और 6। सल्फर जो है, ये बात ध्यान रखना, हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, जैसे ये होता है ना S6 मॉलिक्यूल, ये बनाता है, क्या बनाता है S6 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन है वो उन्होंने ये बोला है कि S8 मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। मतलब S के 8 एटम्स हैं, लाइक दे आर 8 एलिमेंट्स ऑफ सल्फर। देखो सल्फर की ना एक S6 की होती है, पहले वो समझ लो, ये S6 होता है जहाँ पे सल्फर के 6 वो होते हैं, एटम्स होते हैं, और इनकी बॉन्डिंग हो जाती है, ऐसे करके सिंगल बॉन्ड्स आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है S8 का, इसमें S8 में ये सारी एक दूसरे से शेयरिंग हो रही है, ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप इनके हर किसी के भी आप ये गिनोगे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो सब में 8 8 आएगा। बस वही चेक करना है कि आपका वो 8 8 सबका आ रहा है नहीं आ रहा, और एक ऐसे रिंग के फॉर्म में इसका वो होता है। तो ये जो 61 पेज में सेकंड क्वेश्चन है उसका जो है आंसर वो यही है जो इस फॉर्म में है S8 मॉलिक्यूल का, ओके। और वैसे अगर पूछा जाए कि सल्फर और भी किस रिंग बना, साइक्लिक रिंग बनाता है, तो वो हाँ S6 की फॉर्म में बनाता है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम एलोट्रोप्स भी पढ़ेंगे, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज करते चलेंगे। NCERT के जो बीच बीच के क्वेश्चंस हैं मैं वैसे भी हर क्लास में ही करवाती हूँ, इस बार मैंने 7 ही करवा दिए हैं। फिर भी एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज वेलकम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।